उसे पूरा यकीन था कि वे उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। सच्ची घटनाओं पर आधारित। मुंबई की भारी बारिश लगातार खिड़की पर पड़ रही थी। प्रिया शर्मा बांद्रा के सबसे महंगे इलाके में अपने शानदार पेंट हाउस में बैठी थी। उसके हाथ में एक डॉसियर था, एक ऐसा डॉसियर जो उसके पति की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगा। लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक ठंडा सोचा समझा इरादा। 33 साल की प्रिया एक सफल कॉरपोरेट वकील थी, दिल्ली की सबसे जानी मानी फर्म में पार्टनर। स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक, जरूरत पड़ने पर बेरहम। और आज रात उसे बेरहम होना ही था। उसका पति राज मल्होत्रा बेडरूम में सोया था, बेफिक्र, हर चीज से बेखबर, क्योंकि वह खुद को बहुत चालाक समझता था। लेकिन प्रिया ज्यादा चालाक थी। 6 महीने पहले प्रिया को शक होने लगा था। छोटी छोटी बातें, जल्दी से अपने फोन की स्क्रीन बंद करना, अचानक बिजनेस ट्रिप, देर रात की मीटिंग। लेकिन प्रिया ने कुछ नहीं कहा, चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, उसने कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उसने जांच शुरू की, चुपचाप, तरीके से, प्रोफेशनली। और अब 6 महीने बाद उसके पास सब कुछ था। सारे सबूत, सारे झूठ, सारे धोखे। और राज को अभी भी आने वाले तूफान का कोई अंदाजा नहीं था। 8 साल पहले प्रिया 25 साल की थी जब उसने राज से शादी की थी। वह 30 साल का था, एक उभरता हुआ टेक एंटरप्रेन्योर जिसका अपना एआई स्टार्टअप था। तुम कमाल हो, राज ने वर्सोवा बीच के पास एक फैंसी रेस्टोरेंट में अपनी पहली डेट पर उससे कहा था। हैंडसम, स्मार्ट, एम्बिशियस। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी लकी कैसे हो गई, प्रिया मुस्कुराई। लेकिन अंदर ही अंदर वह सावधान थी। उसने बहुत से ऐसे मर्द देखे थे जो पहले अट्रैक्टिव थे और फिर बदल गए। लेकिन राज अलग लग रहा था। पक्का, डेडिकेटेड, एम्बिशियस, फिर भी प्रैक्टिकल। 1 साल की डेटिंग के बाद उसने प्रपोज किया, जुहू में उनके पसंदीदा कॉफी शॉप में। एक सिंपल, एलिगेंट प्रपोजल। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? प्रिया ने हाँ कह दिया, क्योंकि उस पल उसे लगा कि यही सही है। शादी बहुत खूबसूरत थी। गोवा में एक छोटी सी सेरेमनी, परिवार, करीबी दोस्त, समुद्र के किनारे सनसेट। पहले 3 साल अच्छे थे। वे दोनों अपने करियर में बिजी थे। प्रिया अपनी लॉ फर्म में तेजी से तरक्की कर रही थी, राज की कंपनी बढ़ रही थी। वे एक टीम की तरह काम करते थे, वे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वे साथ में सफल हुए। लेकिन फिर राज की कंपनी को एक बड़ा फंडिंग राउंड मिला, 50 मिलियन रुपए, और चीजें बदलने लगीं। ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर, ज्यादा ईगो। और फिर नेहा आ गई, धोखे की शुरुआत। नेहा गुप्ता, 29 साल की, राज की कंपनी में मार्केटिंग हेड। सुंदर, इंटेलिजेंट, एम्बिशियस। प्रिया ने उसे पहली बार 2 साल पहले एक कंपनी पार्टी में देखा था। यह नेहा है, राज ने उसका इंट्रोडक्शन दिया। वह हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, वह बहुत टैलेंटेड है। नेहा ने अपना हाथ बढ़ाया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, प्रिया। राज तुम्हारे बारे में बहुत बात करता है। प्रिया मुस्कुराई और उससे हाथ मिलाया। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस तरह नेहा ने राज को देखा, जिस तरह राज ने उसकी तारीफ की, छोटी छोटी बातें। लेकिन प्रिया एक लॉयर थी, उसका काम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना था। अगले कुछ महीनों में राज ने काम के बारे में ज्यादा बात करना शुरू कर दिया। नेहा ने एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताई। नेहा और मैं एक नए प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। नेहा सच में कंपनी का विजन समझती है। नेहा, नेहा, नेहा। लेकिन प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वह बस देखती रही और इंतजार करती रही। फिर देर रात तक जागना शुरू हो गया। हमें यह प्रेजेंटेशन कल तक खत्म करना है।
एक क्लाइंट के साथ एक जरूरी मीटिंग है। नेहा और मैं ऑफिस में देर से पहुंचेंगे। फिर बिजनेस ट्रिप्स शुरू हो गईं। बेंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस है, दिल्ली में निवेशक मीटिंग, सिंगापुर में संभावित साझेदार, और हमेशा नेहा भी साथ जाती। 6 महीने पहले प्रिया ने फैसला किया कि बहुत हो गया। उसे सच्चाई जाननी थी, लेकिन उसने राज से नहीं पूछा। वह इससे बेहतर थी। इसके बजाय उसने एक निजी जासूस को काम पर रखा, सबसे अच्छा मुंबई में, एक आदमी जो काम सावधानी से करता था। मुझे सब कुछ चाहिए, प्रिया ने उससे कहा। हर तस्वीर, हर मैसेज, हर सबूत, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया मैडम, 3 हफ्ते दीजिए। 2 हफ्ते बाद जासूस फोटो के साथ वापस आया। राज और नेहा एक होटल में, गोवा में, एक तथाकथित व्यापारिक यात्रा के दौरान। तस्वीरें साफ थीं, समुद्र तट पर हाथ पकड़े हुए, होटल के कमरे में एक साथ प्रवेश करते हुए, बालकनी पर चुंबन करते हुए। प्रिया ने तस्वीरें देखीं। उसके हाथ स्थिर थे, उसका चेहरा शांत था। और मैसेज? उसने पूछा। जासूस ने एक फोन सौंपा। उनके बीच 6 महीने के व्हाट्सएप चैट। मैंने उसके फोन का बैकअप ले लिया जब वह जिम में शावर में था। प्रिया ने चैट पढ़ी। हर एक। राज, कल रात अद्भुत था। तुम अद्भुत हो नेहा, तुम भी। लेकिन क्या यह सही है? तुम्हारी पत्नी। राज, प्रिया को कभी पता नहीं चलेगा। वह बहुत व्यस्त रहती है काम में, और ईमानदारी से हमारे बीच कुछ खास नहीं बचा है। नेहा, तुम निश्चित हो? राज, बिल्कुल। वह केवल एक व्यवस्था है अब। तुम असली हो। प्रिया ने फोन वापस रखा। उसके अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ नहीं दिखा। और क्या? वे लगभग 1 साल से साथ हैं। हर महीने कम से कम 2 या 3 बार मिलते हैं। कभी कभी उसके अपार्टमेंट में अंधेरी में, कभी कभी होटल में। उसने उसके लिए गहने खरीदे हैं, छुट्टियां बुक की है। उसने यहाँ तक कि अपने कुछ शेयर उसके नाम कर दिए हैं। शेयर? हाँ, कंपनी के लगभग 5%। पिछले महीने ट्रांसफर हुए। प्रिया की आंखें सिकुड़ी। यह केवल अफेयर नहीं था, यह वित्तीय धोखा भी था। और कुछ? बस इतना। जासूस ने रुककर कहा। वे भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। उसने नेहा से वादा किया है कि वह अंततः आपको तलाक देगा जब सही समय आएगा। प्रिया ने लंबी सांस ली, फिर धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद, यह पर्याप्त है। अपना बिल भेज दे। जासूस चला गया। प्रिया अकेली रह गई सबूतों के साथ। ज्यादातर महिलाएं इस पल में क्या करतीं? रोतीं, चिल्लातीं, राज का सामना करतीं। लेकिन प्रिया वकील थी, और वकील जानते हैं, सबसे अच्छा बदला भावनात्मक नहीं होता, रणनीतिक होता है। उसने अपना लैपटॉप खोला और योजना बनाना शुरू किया। योजना अगले 6 महीने सावधानीपूर्वक तैयारी के थे। प्रिया ने कुछ नहीं बदला। वह राज के साथ सामान्य रही, मुस्कुराई, बात की, यहाँ तक कि सेक्स भी किया जब उसने चाहा। राज को कोई संदेह नहीं हुआ। क्यों होता? प्रिया एक परफेक्ट अभिनेत्री थी, लेकिन पर्दे के पीछे प्रिया काम कर रही थी। सबसे पहले उसने सभी उनके संयुक्त संपत्तियों का विश्लेषण किया। बैंक खाते, निवेश, संपत्ति, सब कुछ। उसने पाया कि राज ने पिछले साल में कुछ दिलचस्प लेनदेन किए थे। कंपनी के फंड से पैसे अपने निजी खातों में ट्रांसफर किए, जो तकनीकी रूप से अवैध था। उसने उन लेनदेन को दस्तावेज किया, हर एक। दूसरा, उसने राज की कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच की और पाया कि चीजें उतनी अच्छी नहीं थीं जितनी राज सबको बता रहा था। कंपनी मुश्किल में थी, नकदी प्रवाह की समस्याएं, देरी से भुगतान, कुछ बड़े ग्राहक छोड़ रहे थे, लेकिन राज इसे छुपा रहा था, यहाँ तक कि निवेशकों से भी। प्रिया ने सब कुछ नोट किया।
तीसरा, उसने अपने खुद के वित्त को अलग करना शुरू किया। अपनी बचत को अलग खातों में ले जाना, अपने नाम पर संपत्तियां ट्रांसफर करना, सब कुछ कानूनी रूप से, सावधानी से। राज ने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह व्यस्त था नेहा के साथ। चौथा, प्रिया ने कंपनी के अन्य निवेशकों से गुप्त रूप से संपर्क करना शुरू किया। उन्हें सूक्ष्म संकेत दिए कि राज पारदर्शी नहीं था, कि उन्हें कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करनी चाहिए। पांचवां, उसने नेहा के बारे में जानकारी इकट्ठी, उसका बैकग्राउंड, उसका परिवार, उसके फाइनेंस, और उसे पता चला कि नेहा शादीशुदा थी। वे अलग रहते थे, लेकिन ऑफिशियली शादीशुदा थे। दिलचस्प। छठी बात, प्रिया ने अपनी सबसे करीबी दोस्त और कलीग अदिति से बात की। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्रिया ने एक दिन कहा। कुछ भी? क्या हो रहा है? राज मुझे धोखा दे रहा है और मैं बदला लूंगी, लेकिन कानूनी तौर पर, स्ट्रेटेजी के साथ। और मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरा साथ दे। अदिति ने प्रिया की तरफ देखा, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे बताओ क्या करना है। पहला कदम, फाइनेंशियल बर्बादी। प्रिया ने सबसे पहले राज की कंपनी पर फोकस किया। उसने इन्वेस्टर्स को एक डिटेल रिपोर्ट भेजी, बिना नाम बताए। इसमें डिटेल में बताया गया था कि राज ने कंपनी के फंड का कैसे गबन किया था, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे हेरफेर किया था। कंपनी उतनी सॉलिड नहीं थी जितनी दिख रही थी। इन्वेस्टर्स घबरा गए। उन्होंने तुरंत ऑडिट की मांग की। क्या हो रहा है? राज ने एक रात घर आने पर टेंशन में पूछा। क्या हो रहा है? प्रिया ने मासूमियत से पूछा। इन्वेस्टर्स गुस्से में हैं। वे पूरा ऑडिट चाहते हैं। किसी ने उन्हें कंपनी के बारे में गलत जानकारी दी। ओह नो, यह बहुत बुरा है। लेकिन अगर सब ठीक है तो चिंता की कोई बात नहीं है, है ना? राज ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने दूसरी तरफ देखा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन राज परेशान था क्योंकि सब ठीक नहीं था। ऑडिट में सब कुछ पता चल गया था। गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट, कंपनी के फंड का गबन, इन्वेस्टर फ्रॉड। इन्वेस्टर गुस्से में थे। उन्होंने राज को सीईओ के पद से हटाने की मांग की। एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और उन्होंने राज को निकाल दिया, उसकी अपनी कंपनी से। ऐसा नहीं हो सकता, राज चिल्लाया। मैंने यह कंपनी बनाई है और तुमने इसे लगभग बर्बाद कर ही दिया था। एक इन्वेस्टर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम बाहर हो। राज उस रात घर गया। उसका दिल टूटा हुआ था। मुझे निकाल दिया गया है, उसने प्रिया से कहा। मुझे बहुत अफसोस है, प्रिया ने हमदर्दी से कहा। लेकिन शायद यही सबसे अच्छा है। तुम फिर से शुरू कर सकती हो, एक नई शुरुआत। प्रिया, मैंने सब कुछ खो दिया है। सब कुछ नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ और हम सब मिलकर इससे निकल लेंगे। राज ने शुक्रगुजार होकर उसकी तरफ देखा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि प्रिया ही वो थी जिसने ये सब किया था। दूसरा कदम, पार्टनरशिप खत्म कर दो। अगले हफ्ते प्रिया ने एक और कदम उठाया। उसने नेहा के पति को बिना नाम बताए जानकारी भेजी, तस्वीरों के साथ। राज और नेहा के बीच अफेयर का सबूत। नेहा का पति बहुत गुस्से में था। उसने तुरंत तलाक के लिए अर्जी दे दी और अर्जी में उसने राज का नाम को डिफेंडेंट के तौर पर शामिल किया। खबर फैल गई। मुंबई की टेक इंडस्ट्री में हर कोई बात कर रहा था। सुना, राज मल्होत्रा का अपनी मार्केटिंग डायरेक्टर के साथ अफेयर था। हाँ, और उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था। बेचारी प्रिया। मुझे नहीं लगता कि उसे पता भी था, लेकिन प्रिया को सब पता था। राज के दोस्त, उसके कॉन्टैक्ट्स का नेटवर्क, सब धीरे धीरे दूर हो गए। कोई भी उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता था। नेहा ने कंपनी छोड़ दी। अपने तलाक और शर्म से परेशान होकर उसने राज को फोन किया। यह तुम्हारी गलती है। तुमने कहा था कि हम सावधान रहेंगे। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। राज ने विरोध किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी खत्म हो गई है।
मेरा करियर बर्बाद हो गया है और यह सब तुम्हारी गलती है। नेहा ने फोन काट दिया और उसने फिर कभी राज को फोन नहीं किया। तीसरा स्टेप, कानूनी तबाही। अब प्रिया के आखिरी स्टेप का टाइम था। उसने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन सिंपल डिवोर्स नहीं। उसने राज पर फ्रॉड और कंपनी के फंड के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। उसने साबित कर दिया कि राज ने चुपके से कंपनी के शेयर नेहा को ट्रांसफर कर दिए थे, जिससे शादी के एसेट्स का गलत इस्तेमाल हुआ। और क्योंकि प्रिया एक शानदार वकील थी, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारे सबूत। कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला सुनाया। उसे घर मिल गया, उसकी लगभग सारी सेविंग्स, सब कुछ। राज को लगभग कुछ भी नहीं मिला। कंपनी में उसके जो शेयर बचे थे वे अब बेकार हो गए थे, क्योंकि कंपनी मुश्किल में थी। यह गलत है, राज कोर्ट में चिल्लाया। तुमने धोखा दिया, तुमने धोखा दिया, तुमने अपनी पत्नी और अपने इन्वेस्टर्स को धोखा दिया। यह बिल्कुल सही है। जज ने फैसला सुनाया। तलाक के पेपर्स फाइनल होने के बाद राज ने प्रिया को मीटिंग अरेंज करने के लिए बुलाया। वे एक पब्लिक कॉफी शॉप में मिले। सेफ, न्यूट्रल। राज बदल गया था। वह थका हुआ लग रहा था, हारा हुआ, टूटा हुआ। प्रिया, उसने शुरू किया। राज, मैं समझना चाहता हूँ, क्या हुआ? 1 महीने में मेरी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बिखर गई? प्रिया ने अपनी कॉफी की तरफ देखा, फिर उसकी नजर राज से मिली। तुम जानना चाहते हो कि क्या हुआ? हाँ, मैंने किया। राज झुका। क्या? मैंने इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट भेजी, मैंने नेहा के पति को फोटो भेजी, मैंने सब कुछ प्लान किया। राज का चेहरा पीला पड़ गया। तुम? हाँ, मैंने। 6 महीने पहले मुझे तुम्हारे और नेहा के बारे में पता चला, और उस दिन से मैंने सिस्टमैटिकली तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बनाया। राज की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन तुमने कभी एक शब्द भी नहीं कहा, कभी नहीं। तुम्हारा सामना क्यों करूं? ताकि तुम बहाने बना सको, ताकि तुम मुझे मैनिपुलेट कर सको। नहीं राज, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। राज ने अपने हाथों से अपना सिर ढक लिया। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। कुछ मत कहो, मुझे तुम्हारे बहाने सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था, जब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही थी, जब सब कुछ बिखर रहा था, तो यह सब मेरी गलती थी। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? प्रिया ठंडी हंसी हंसी। बेरहम? क्या मैं बेरहम हूँ? राज, तुमने मुझे 1 साल तक धोखा दिया। तुमने मुझसे हर दिन झूठ बोला। तुमने कंपनी के फंड्स का गबन किया जो जॉइंट ओनरशिप वाले थे। तुमने अपनी मिस्ट्रेस को शेयर्स दिए जो मेरे भी थे, और तुम मुझे बेरहम कहते हो। मुझे सॉरी है। तुम्हारी माफी बेकार है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सॉरी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तुमने अपने फैसले लिए, और अब तुम्हें उसके नतीजे भुगतने होंगे। प्रिया खड़ी हो गई। मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। राज, अगली बार जब तुम किसी को धोखा देने का सोचो, तो पक्का कर लेना कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट न हो। वह मुड़ी और चली गई, एक टूटे हुए आदमी को पीछे छोड़कर। 3 महीने बाद राज के लिए नरक जैसा था। उसकी रेप्यूटेशन खराब हो गई थी। कोई उसे नौकरी पर नहीं रखना चाहता था। उसके सारे कॉन्टैक्ट्स गायब हो गए थे। नेहा ने उससे बात करना बंद कर दिया था। वह अपनी जिंदगी की बर्बादी में लगी हुई थी। राज अब अंधेरी में एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहता था, वही जगह जहां वह नेहा से मिला था। अजीब बात है, उसने छोटी मोटी कंसल्टिंग जॉब्स की, मुश्किल से गुजारा कर रहा था। हर रात वह ठंडे पसीने में भीगा हुआ उठता था। उस दिन का सपना देखता था जब प्रिया उसे बताएगी कि वह इस सब के पीछे थी। वह इतनी चालाक कैसे हो सकती है? उसने इसे इतनी अच्छी तरह से कैसे प्लान किया था? और सबसे बुरी बात, राज जानता था कि वह यह सब डिजर्व करता है। 6 महीने बाद प्रिया तरक्की कर रही थी।
उसे अपनी फर्म में सीनियर पार्टनर के पद पर प्रमोशन मिल गया था। वह देश की सबसे इज्जतदार कॉर्पोरेट वकीलों में से एक थी। उसने राज को फेमस कर दिया था। उन्होंने अपना शेयर किया हुआ घर बेच दिया और मरीन ड्राइव पर समुद्र के नज़ारे वाला एक नया बेहतर पेंटहाउस खरीदा। उसके दोस्तों ने उसकी ताकत की तारीफ की। मुझे नहीं पता तुमने यह कैसे किया, प्रिया। तुम बहुत मजबूत हो। प्रिया मुस्कुराई। मजबूत नहीं, बस स्मार्ट हो। उसके माता पिता, जो शुरू में तलाक को लेकर परेशान थे, अब समझ गए थे। तुमने सही किया, बेटी, उसके पिता ने कहा। उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया। तुम अपने लिए खड़ी हुई। एक शाम प्रिया अपनी नई बालकनी में समुद्र के नज़ारे के साथ वाइन का गिलास लेकर बैठी थी। अदिति उसके साथ थी। तो यह खत्म हो गया। हाँ, यह खत्म हो। क्या मुझे अच्छा लग रहा है? अपना बदला लेने के बाद प्रिया ने सोचा। अच्छा, नहीं, सेटिस्फाइड। हाँ, मैंने वही किया जो मुझे करना था। राज ने मुझे धोखा दिया और उसने इसकी कीमत चुकाई। क्या तुम कभी माफ करोगे? नहीं, माफी उन्हीं के लिए होती है जो पछतावा करते हैं। राज को सिर्फ पकड़े जाने का अफसोस है। अगर वह पकड़ा नहीं गया होता तो वह अब भी मुझे धोखा दे रहा होता। तो बस इतना ही। कोई क्लोजर नहीं, कोई शांति नहीं। प्रिया ने अदिति की तरफ देखा। क्लोजर को ओवररेटेड माना जाता है। कभी कभी सबसे अच्छा क्लोजर यह जानना होता है कि आप जीत गए और मैं जीत गई। 1 साल बाद राज ने अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे, दर्द से। उसने एक छोटी कंसल्टिंग फर्म शुरू की। कुछ खास नहीं, बस गुजारा करने के लिए काफी। उसने थेरेपी शुरू की, अपने कामों से निपटने के लिए। गिल्ट के साथ उसने नेहा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, माफी मांगने के लिए, क्लोजर पाने के लिए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने प्रिया को ईमेल किया, एक लंबा, डिटेल्ड ईमेल जिसमें उसने हर चीज के लिए माफी मांगी। प्रिया ने उसे पढ़ा, फिर उसने उसे डिलीट कर दिया। कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि प्रिया आगे बढ़ चुकी थी। वह अब राज के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी। एक दिन राज ने प्रिया को सड़क पर देखा। वह एक ड्राइवर के साथ एक महंगी कार से उतर रही थी। उसने एक डिजाइनर सूट पहना हुआ था और कॉन्फिडेंस के साथ चल रही थी। वह अब भी खूबसूरत थी, वह अब भी पावरफुल थी और साफ तौर पर बहुत खुश थी। राज छिप गया। उसे देखने में बहुत शर्मा रही थी, बहुत दुखी, और उस पल वह समझ गया प्रिया जीत गई थी, पूरी तरह से, आखिरकार। और वह हार गया था, सब कुछ। 2 साल बाद प्रिया ने दोबारा शादी नहीं की थी। उसने किसी को डेट नहीं किया था। उसने मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। क्या तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? लोग पूछते। अकेलापन? नहीं, मैं अकेली हूँ, लेकिन अकेला नहीं। इसमें फर्क है। उसने अपने करियर पर फोकस किया, अपने दोस्तों पर, अपने परिवार पर, खुद पर। उसने इस एक्सपीरियंस से सीखा था, भरोसा सोच समझकर दिया जाता है, प्यार एक रिस्क है, और कभी कभी अकेले रहना किसी ऐसे इंसान के साथ रहने से बेहतर होता है जो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। प्रिया ने यंग लॉयर्स के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें उन्हें मजबूत, स्ट्रेटेजिक बनना और कभी विक्टिम न बनना सिखाया गया। उसने उनसे कहा, सबसे जरूरी सबक यह है, जब तक तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी न हो तब तक इमोशन मत दिखाओ। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो रोना मत, एक प्लान बनाओ, और जब तुम अटैक करो तो पक्का करो कि वह पक्का हो। आज 5 साल बाद प्रिया 40 साल की है। वह एक लॉ फर्म में मैनेजिंग पार्टनर है, जो देश की सबसे पावरफुल फर्म में से एक है। राज, वह अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। वह अभी भी पास्ट में फंसा हुआ है। उसे अभी भी इसका पछतावा है, लेकिन पछतावा खोई हुई चीज वापस नहीं ला सकता, और यह निश्चित रूप से प्रिया को वापस नहीं लाएगा।
एक रात प्रिया ने ऑनलाइन राज के बारे में एक आर्टिकल देखा। हेडलाइन में लिखा था, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अब स्ट्रगल कर रही कंसल्टेंट। प्रिया ने उसे पढ़ा। उसे कोई इमोशन नहीं हुआ, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि राज अब उसके लिए कुछ भी नहीं था। पास्ट की एक याद, एक सबक सीखा। प्रिया ने अपना लैपटॉप बंद किया। वह बालकनी में गई। उसने मुंबई की लाइट्स को अपने नीचे फैलते देखा। उसने एक जिंदगी बनाई थी, एक सक्सेसफुल, पावरफुल और इंडिपेंडेंट जिंदगी। उसे किसी आदमी की जरूरत नहीं थी और वह खुश थी, सच में खुश, क्योंकि आखिर में सबसे अच्छा बदला किसी को खत्म करना नहीं है। सबसे अच्छा बदला उस इंसान के बिना जीना है, उन्हें दिखाना कि आपको कभी उनकी जरूरत नहीं थी। और प्रिया ने ठीक यही किया। आखिरी बात, कभी कभी धोखा एक तोहफा होता है। यह आपको दिखाता है कि आप असल में कौन हैं, और यह आपको और मजबूत बनाता है। राज को लगा कि वह चालाक है, कि वह इससे बच जाएगी, लेकिन प्रिया ज्यादा चालाक थी और सब्र रखने वाली और स्ट्रेटेजिक। जब तक राज को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी थी और प्रिया अपने पैरों पर वापस खड़ी हो रही थी, क्योंकि आखिर में सबसे अच्छा बदला कामयाबी है, खुशी, और उस इंसान को पीछे छोड़ देना जिसने तुम्हें दुख दिया है। और प्रिया ने ठीक वैसा ही किया, चुपचाप, एक तरह से, पूरी तरह से। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो प्लीज कमेंट करें, क्या प्रिया ने सही किया? क्या बदला सही था या बहुत बेरहम? क्या आप कभी माफ करेंगे या बदला लेंगे? क्या किसी आदमी या औरत को धोखे के बाद दूसरा मौका मिलना चाहिए? क्या चुपचाप बदला लेना सबके सामने सामना करने से बेहतर है? धोखे, बदले और पर्सनल पावर की और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी सबसे ताकतवर बदला चुप रहना होता है। साजिश करना और फिर तब हमला करना जब कोई न देख रहा हो। जब तक उन्हें पता चलता है कि क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो चिल्लाता है, यह वह होता है जो चुप रहता है, साजिश करता है और तब हमला करता है जब आप सबसे कमजोर होते हैं। और जब तक आपको पता चलता है कि क्या हुआ, आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। बदला ठंडा लेना चाहिए, गरम नहीं।